देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मैं उस रात ट्रक लेकर तमिलनाडु के लिए निकला था। मेरा खलासी गुमसुम बैठा हुआ था कि तभी अचानक से ट्रक के बाईं ओर से दाईं ओर कुछ तेजी से निकला, जिसके चलते मैं हड़बड़ा गया और इसी हड़बड़ाहट में मैंने ब्रेक लगा दिया। अभी ट्रक रुकी ही थी कि तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने थपथपाते हुए बोला, अरे कब से बोल रहा हूँ ट्रक रोको। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि मेरे खलासी जतिन ने एक नज़र ट्रक के बाहर देखा और फिर बिना मुझसे पूछे ट्रक का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, अरे आ जाओ बाबा अंदर। इतना बोलकर जतिन थोड़ा अंदर की तरफ सरका और उसके सरकते ये काले कपड़े पहने हुए एक आदमी ट्रक में चढ़ा। उसके हाथ में एक गोल आकार की पोटली थी जिस पर एक बड़ा सा कान बना था। अभी मेरी नज़र उस अजीब सी कान वाले पोटली पर थी कि तभी उस आदमी ने मेरा नाम लेते हुए कहा, अरे भार्गव भाई चलो अब ट्रक भी चालू करो। उस आदमी के मेरे नाम लेते ही मैं चौंकते बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? जिस पर वो आदमी हंसते हुए बोला, मेरे महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब मालूम है। अभी उस आदमी ने अपने महाराज जी का जिक्र किया था कि जतिन एकदम से हाथ जोड़ते हुए उस आदमी से बोला, बाबा मैं एक भारी मुसीबत में हूँ। मेरे माँ पर बच्चे चुराने का आरोप लगाकर गांव वालों ने मेरे पूरे परिवार को बंदी बनाकर रखा है और मुझे वो खोज रहे हैं ताकि हम सबको वो एक साथ मार सकें। जतिन के ये कहते ही मैं चौंक गया। इससे पहले मैं इस बार में जतिन से कुछ पूछता कि उस बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस कान वाली पोटली को अपने मुंह के सामने रखा और फिर उस पोटली के कान में कुछ फुसफुसाने के बाद बोला, जतिन भाई तुम बुरा मत मानना, पर तुम्हारी माँ एक डायन है और अब तक वो 100 से भी ज़्यादा बच्चों को खा चुकी है। पर इस बार उसे दरोगा साहब ने रंगे हाथ पकड़ा है, क्योंकि अभी भी 3 छोटी बच्चियों को बलि के लिए कुएं में छुपा के रखा हुआ है। मेरे महाराज जी ने बताया है कि तुम्हारी माँ आज गांव वालों के हाथों मारी जाएगी, पर वो चाहें तो तुम्हारी और बाकी परिवार वालों की जान बचा सकती है अगर वो इन 3 बच्चियों के बारे में बता दे और अपने किए की माफ़ी मांगते हुए खुद को मार डाले। पर तुम्हारी माँ ये हरगिज़ नहीं करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि तुम सब उसके साथ जाओ। इसलिए आज तुम्हारा परिवार ख़त्म हो जाएगा, पर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मेरे महाराज जी तुम्हें अपनी पनाह में ले लेंगे। उस बाबा की बात सुनकर जहाँ मुझे गुस्सा आ रहा था तो वहीं जतिन अब बिलक बिलक कर रोने लगा, मानो उसने बाबा की कही हर बात पर यकीन कर लिया हो। और जब मैंने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए जतिन से पूछा कि तू ऐसे क्यों रो रहा है, ये बाबा कौन सा सच्चा है जो तू इसकी बातों को सच मान बैठा है। चल अभी गाँव चलते हैं और पुलिस की मदद लेते हैं, कुछ नहीं होगा तेरे परिवार को। मेरे चाचा जी विधायक हैं, अभी मैं उन्हीं से बात करता हूँ। अभी मैं ये बोलकर अपने विधायक चाचा को फ़ोन लगाने वाला था कि वो बाबा हंसते बोला, कौन से चाचा की बात कर रहे हो, जो जेल में है या जो अभी ही सड़क दुर्घटना में मर गया है? उसके ये कहते ही मेरा खून खौल उठा। अभी इससे पहले बाबा पर मेरा गुस्सा फूटता कि तभी मेरी माँ का कॉल आ गया और जब उनसे बात हुई तो पता चला कि कुछ ही देर पहले चाचा जी कार एक्सीडेंट में मर गए। ये जानते मेरा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि अब मुझे भी उस बाबा की बातों पर भरोसा होने लगा था। अब मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं अब उस बाबा से क्या कहूँ कि तभी वो बाबा थोड़ा चीखते बोला, भार्गव भाई अब ट्रक चालू भी करो। उस बाबा की ये कहते ही मुझे याद आया कि मैंने तो अभी तक ट्रक स्टार्ट ही नहीं की है। फिर उस बाबा के इस बार कहते ही मैंने ट्रक स्टार्ट की और वहाँ से आगे बढ़ गए हम। ट्रक तो चल पड़ी, पर अब ट्रक के भीतर सिर्फ जतिन की सिसकियाँ ही सुनाई दे रही थी। वो अभी भी अपने गम में डूबा हुआ था। फिर करीबन आधे घंटे बाद उस बाबा ने मुझे एक जगह ट्रक रोकने को बोला। मेरे ट्रक रोकते ही वो बाबा ट्रक से नीचे उतरा और जतिन को भी अपने साथ आने को बोला, पर जतिन उस बाबा के साथ नहीं गया। इससे पहले मैं ट्रक आगे बढ़ाता कि वो बाबा बोला, अब ट्रक बीच में कहीं मत रोकना, नहीं तो बहुत पछताओगे। इतना बोलकर वो बाबा वहाँ से चला गया और उस बाबा के जाते ही मैंने भी ट्रक आगे बढ़ा दिया। उस बाबा के ट्रक से उतर जाने के बाद अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। पर साथ ही मन में उस बाबा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। आखिर उन्हें इतना सब कैसे मालूम? आखिर ये कौन सी शक्तियाँ थी? अभी दिमाग इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि तभी हाईवे के किनारे
एक परिवार लिफ्ट मांगते हुए दिखा। अभी मैं उनकी मदद के लिए ट्रक रोकने ही वाला था कि तभी मुझे याद आया कि उस बाबा ने ट्रक रोकने से मना किया था। पर जैसे मेरा ट्रक उस परिवार के करीब पहुंचा तो वैसे ही जतिन बोला, भैया ट्रक रोको भैया, वो मेरी माँ है। जतिन के ये कहते ही लिफ्ट मांगने वाला परिवार कोई और नहीं बल्कि उसी का परिवार है। अब ये जानते मैंने फौरन ही ट्रक रोक दिया और मेरे ट्रक रोकते ही जतिन धड़पड़ाते हुए ट्रक से नीचे उतरा और जाके अपने परिवार के गले लग गया। फिर इसी बीच मैं भी जतिन के परिवार से मिलने के लिए ट्रक से नीचे उतरा और फिर जैसे ही मैं ट्रक से उतर के उस ओर पहुंचा जहां जतिन अपने परिवार के साथ था तो वैसे मेरे कदम ठहर गए। अचानक ही मेरा पूरा बदन जमसा गया। दरअसल जतिन जिन्हें अपना परिवार समझ रहा था उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, मानो खून की एक बूंद भी उनके भीतर ना हो। साथ ही वहाँ एक ऐसी ठंडक हवा में घुली हुई थी जिसमें दम घुट रहा था। और तो और जतिन जिसे अपनी माँ बता रहा था उसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी। साथ ही उनमें से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। अब ये सब देखकर मैं समझ गया था कि ये लोग जिंदा नहीं हैं। पर मैंने जतिन को इस बारे में बताने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी जुबान भी मेरे शरीर के साथ अब जम चुकी थी, जिसके चलते मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वहीं कुछ देर बाद जतिन मेरे पास आया और बोला, भैया मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर जतिन अपने मरे हुए परिवार के साथ चला गया और मैं वहीं पर खड़ा रह गया। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद जाके मैं नॉर्मल हुआ और फिर मैं ट्रक लेकर आगे निकल गया। दोस्तों उस रात के बाद फिर जतिन मुझे कभी नहीं दिखा। पता नहीं वो कौन सी मनहूस रात थी। भगवान कभी किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों उस वक्त रात के 11 बज रहे थे जब दिल्ली से बनारस जाने वाली शिव गंगा एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से रेल की पटरियों पर दौड़ रही थी। उस वक्त कोहरे की वजह से खिड़की के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिवाय धुंधली रोशनी के जो कभी कभी दूर किसी स्टेशन या सिग्नल की वजह से चमक उठती थी। पर मैं यानी कि राहुल वर्मा अपनी सीट पर बैठा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हाँ एक अजीब बात थी, ट्रेन की हल्की हल्की झटकों और बगल में बैठे एक अंकल के खर्राटों की वजह से मेरा ध्यान भटक रहा था। उस रात मैं बनारस जा रहा था अपने एक पुराने दोस्त अजय की शादी में शामिल होने के लिए, और ये मेरी पहली रात की ट्रेन यात्रा थी जिसे लेकर मैं थोड़ा उत्साहित भी था। लेकिन उस रात मुझे क्या मालूम था कि ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मेरी सीट स्लीपर कोच की साइड लोअर थी। सामने वाली साइड अपर सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था जो हर 5 मिनट में उठकर अपनी पानी की बोतल से 2 घूंट पानी पीता और फिर सो जाता। और बाकी डिब्बे में ज़्यादातर लोग अब सो चुके थे। कुछ लोग अपने फ़ोन पर स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे थे और कुछ बच्चे माँ बाप के साथ छोटी मोटी बातें कर रहे थे। माहौल एकदम शांत था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी जो मैं उस वक्त समझ ही नहीं पाया। तभी डिब्बे के एक सिरे से एक आवाज़ गूंजी, पावर बैंक, हाई क्वालिटी का पावर बैंक, सस्ता और टिकाऊ। एक पतला दुबला सा लड़का शायद 20 से 22 साल का एक नीले रंग का बैग लिए डिब्बे में घूम रहा था। पहनावे की बात करूं तो उसने काली जैकेट और जींस पहनी हुई थी और उसके सिर पर एक पुरानी सी टोपी थी जो किसी ज़माने में फैशनेबल रही होगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे वो सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से चिल्ला रहा हो। पर उस वक्त मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि ट्रेनों में ऐसे बेचने वाले आम लोग होते हैं। लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो मेरे पास आकर रुका। भैया पावर बैंक चाहिए, 10,000 mAh फास्ट चार्जिंग, बस 500 रुपये में है। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था। वो सामान्य नहीं थी, गहरी काली और जैसे पूरी तरह से खाली थी। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें उसकी नज़रों से हटा ली और बोला, नहीं भाई मेरे पास है। और ये कहते हुए अपनी किताब में फिर से मैंने नज़र गड़ा दी, लेकिन वो लड़का नहीं हटा। वो मेरे सामने झोंका तो ही खड़ा रहा और मुझे लगा जैसे वो मुझे घूर रहा हो। तभी मैंने ऊपर देखा तो वो अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। और वो एक बार फिर से बोला, अरे भैया ये पावर बैंक बहुत खास है, एक बार चार्ज करो, ज़िंदगी भर चलेगा। उसने पावर बैंक मेरी तरफ बढ़ाया
पर वो एक साधारण सा काला पावर बैंक था, लेकिन उस पर कुछ अजीब से निशान बने थे, जैसे कोई पुराना लेख या प्रतीक हो। तभी मैंने थोड़ा रूखेपन से बोला, नहीं चाहिए भाई। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा था। आखिर ये लड़का इतना जिद क्यों कर रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं हटा। आखिरकार उसने उस पावर बैंक को मेरी गोद में रख दिया और बोला, लो बस देख तो लो आप इसे एक बार। जिससे अब मेरा सब्र जवाब दे गया और एक बार फिर से मैं बोला, देख भाई मुझे नहीं चाहिए, इसे उठा और चल निकल यहाँ से। मैंने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, पर उस समय डिब्बे में कुछ लोग मेरी तरफ देखने लगे। वो लड़का एक पल के लिए रुका, फिर उसने पावर बैंक उठाया और बिना कुछ बोले वो आगे बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, जाते जाते उसने मेरी तरफ एक ऐसी नज़र से देखा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहंसी दौड़ गई। उसकी आंखें अब काली नहीं थी, वो पूरी तरह से सफ़ेद थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। पर दोस्तों, उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो मुझे उस लड़के की वो सफ़ेद आंखें दिखती। फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं थक गया हूँ, या कोहरे और ट्रेन की हल्की रोशनी की वजह से मुझे कुछ गलत दिखा है। लेकिन उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। तभी मैंने अपने बैग से अपना पावर बैंक निकाला और अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे प्लग किया कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिखने लगा, और जब मैंने ध्यान से देखा तो स्क्रीन पर एक पल के लिए कुछ अक्षर से उभरे, जो हिंदी या अंग्रेजी में नहीं थे। वो किसी प्राचीन लिपि जैसे थे, वहीं जो मैंने उस लड़के के पावर बैंक पर देखे थे। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया और उसे बैग में रख लिया, और ये सोचने लगा कि शायद फ़ोन में कोई गड़बड़ है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर बैठा वो अधेड़ उम्र का आदमी अब जाग रहा था, और वो मुझे घूर रहा था और घूरते बोला, क्या हुआ भैया, सब ठीक है? पर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। और फिर मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ बस वो नींद नहीं आ रही है ना, इसीलिए। मेरी एक कहते ही उसने अचानक से पूछा, उस लड़के से क्यों झगड़ा किया तुमने? अब ये सुनते मैं चौंक गया और बोला, कौन सा लड़का? फिर उस आदमी ने कहा, अरे वही जो पावर बैंक बेच रहा था। और ये कहते हुए उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और एक घूंट मारा और फिर बोला, तो मैं उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तभी मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी हंसी पूरी तरह से सूखी थी। पर वो आदमी चुप रहा। फिर उसने धीमे से बोला, वो कोई साधारण लड़का नहीं था। अब ये सुनते मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैंने घबराते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा? तभी उसने मेरी तरफ देखा और फिर खिड़की की ओर देखा, और फिर देखते हुए बोला, कभी कभी ट्रेन में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अगर तुमने उन्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ती नहीं है। अभी मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी ट्रेन अचानक से रुक गई। एक तेज झटका लगा और डिब्बे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। अंधेरा ऐसा था कि अपनी हथेली भी ना दिखे। डिब्बे में हल्की सी चीखें और बड़बड़ाहट शुरू हो गई। तभी मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फ़ोन चालू ही नहीं हुआ। तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मेरे कान में एक फुसफुसाहट गूंजी कि तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखो क्या होता है। अब इस आवाज़ से डर के मारे मेरा पसीना छूट गया, क्योंकि उस फुसफुसाहट में वही आवाज़ थी, वही पावर बैंक बेचने वाले लड़के की। लेकिन वो अब मेरे सामने नहीं था। मैंने इधर उधर भी देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिख ही नहीं रहा था। तभी बोगी की लाइटें वापस से जलने लगी और डिब्बे में एक अजीब सी शांति छा गई। पर हैरान की बात तो ये थी कि सामने वाला अधेड़ आदमी अब अपनी सीट पर नहीं था। उसकी पानी की बोतल नीचे गिरी हुई थी और उसका बैग खुला पड़ा था। तभी मैंने हिम्मत करके उसकी सीट की ओर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक छोटे से कागज़ के टुकड़े के। तभी मैंने उसे उठाया, पर उस पर कुछ अक्षर लिखे थे, वही प्राचीन लिपि जैसे जो मैंने पावर बैंक और अपने फ़ोन पर देखे थे। दोस्तों, उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने उस कागज़ को उस वक्त जेब में डाल लिया और अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। तभी ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। हर कोई चुप था, जैसे सबको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो। फिर मैंने अपने बगल में बैठे एक लड़के से पूछा, भाई तुमने उस पावर बैंक वाले लड़के को देखा था क्या? अभी मैंने उस लड़के से इतना ही पूछा था कि वो लड़का मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगा और फिर बोला, कैसा लड़का? मैंने तो किसी को कुछ बेचते नहीं देखा। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया और मैं धीमी आवाज़ में बोला, अरे वही जो नीली जैकेट पहने था, टोपी वाला। ये सुनकर वो लड़का हंस पड़ा और हंसते बोला, भैया शायद तुम्हें नींद में कुछ दिख गया है, मैं तो इस डिब्बे में शुरू से बैठा हूँ।
कोई ऐसा लड़का नहीं आया यहाँ पर। मैं उसी वक्त चुप हो गया और सोचने लगा कि क्या वो सचमुच मेरा वहम था। लेकिन वो सफ़ेद आंखें, वो फुसफुसाहट, वो सब तो इतना वास्तविक था। तभी मैंने अपने बैग से वो कागज़ निकाला और उसे ध्यान से देखा, पर वो अक्षर अभी भी समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन मुझे लगा जैसे वो धीरे धीरे बदल रहे हों। तभी मैंने उसे वापस जेब में डाल लिया। पर दोस्तों, अब रात के 2 बज रहे थे। ट्रेन अब किसी सुनसान इलाके से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी मुझे फिर से वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, पर इस बार मेरे गले पर। मैंने चीखने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक गई। मेरे सामने वही लड़का फिर से खड़ा था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा कि पहले था, क्योंकि उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने मेरा पावर बैंक नहीं लिया, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलोगे। अब ये सुनते ही मैं डर के मारे कांपने लगा था, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बोला, तुम हो कौन और ये सब क्या है? तभी वो ज़ोर से हंसा। उसकी हंसी में कोई इंसानीपन नहीं था और एक डरावनी आवाज़ में बोला, मैं वो हूँ जिसे तुमने ठुकराया। मैं वो हूँ जो इस ट्रेन में सालों से भटक रहा हूँ। और ये पावर बैंक, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। तभी मैंने उसकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त सुन्न हो चुका था और मैं समझ गया था कि वो लड़का एक भूत है। तभी वो फिर से ज़ोर से हंसा और बोला, लेकिन मैं सिर्फ एक भूत नहीं, मैं इस ट्रेन का भी हिस्सा हूँ और अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। तभी ट्रेन फिर से रुकी, पर इस बार कोई झटका नहीं लगा, लेकिन लाइटें फिर से बुझ गई। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही थी। तभी मैंने अपने बैग में हाथ डाला और वो कागज़ फिर से निकाला। अंधेरे में भी वो अक्षर पूरी तरह से चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई अजीब सी शक्ति हो। तभी मैंने हिम्मत करके उस लड़के से पूछा, मुझे क्या करना होगा? मैं तुझसे छुटकारा कैसे पाऊँ? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पावर बैंक लो, उसे चार्ज करो और फिर मेरी कहानी सुनो। मैंने उसकी बातों को समझने की कोशिश की और बोला, कौन सी कहानी? तभी उस लड़के ने कहा, मेरी कहानी। 70 साल पहले मैं इस ट्रेन में था। मेरा नाम था जितेश। मैं एक साधारण सा व्यापारी था, लेकिन एक रात इस ट्रेन में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने मुझे हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बना दिया। दोस्तों, जितेश ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट से बदलकर गहरी और दर्द भरी हो गई थी। उसने आगे बताया कि 70 साल पहले मैं इस ट्रेन में एक खास चीज़ बेचने के लिए आया था। वो एक ताबीज़ थी जिसमें एक प्राचीन मंत्र लिखा था। वो ताबीज़ मेरे परिवार की धरोहर थे और उसे बेचने का फैसला मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात ट्रेन में एक आदमी था। वो कोई साधारण यात्री नहीं था। उसने मुझसे वो ताबीज़ खरीदने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने मुझे धमकी भी दी, लेकिन मैं नहीं माना। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने मेरी आत्मा को इस ट्रेन में कैद कर दिया। वो ताबीज़ अब उस पावर बैंक में है। तभी उसने बोला, उसमें वही मंत्र है, वही शक्ति, और अब तुमने मुझसे लड़ाई की तो तुम्हें भी मेरे साथ इस ट्रेन में फंसना होगा। फिर मैंने उसकी बात सुनी और मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा और मैंने बोला कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारे पावर बैंक लेने से मना किया था और कुछ नहीं। फिर वो लड़का गुस्से में बोला, नहीं, तुमने मेरी आत्मा को ठुकराया है और अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। फिर मैंने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन फिर मुझे वो कागज़ याद आ गया। मैंने उसे फिर से निकाला और जितेश की तरफ बढ़ा दिया। जितेश ने वो कागज़ देखा तो उसकी आंखें फिर से सफ़ेद हो गई। ये वही मंत्र है, लेकिन इसे पढ़ने की हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी जितेश ने बोला कि इस मंत्र को पढ़ो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक भी शब्द गलत बोला तो तुम्हारी आत्मा भी मेरे साथ इस ट्रेन में फंस जाएगी। तभी मैंने कागज़ खोला और उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। वो किसी प्राचीन भाषा में थी, शायद संस्कृत या उससे भी पुरानी। मेरी आवाज़ बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, ट्रेन में एक अजीब सी हवा चलने लगी। खिड़कियाँ अपने आप खुलने बंद होने लगी और डिब्बे में एक ठंडी सिरहन सी फैल गई। जितेश की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन तभी उसने चीख कर कहा, रुक जाओ, तुम गलत पढ़ रहे हो। उसकी एक कहते मैं रुक गया, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ काँप रहे थे और मैंने कांपते हाथों से बोला, क्या गलत हुआ? तभी जितेश ने कहा कि तुमने आखिरी शब्द गलत बोला है।
अब तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगे। तभी ट्रेन फिर से रुकी, पर इस बार लाइटें नहीं बुझी, लेकिन डिब्बे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी मैंने देखा कि जितेश अब मेरे सामने नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में वो पावर बैंक था, वही जिसे उसने मुझे देना चाहा था। तभी मैंने उसे ध्यान से देखा, पर उस पर वही प्राचीन अक्षर चमक रहे थे। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस ट्रेन का हिस्सा था। मेरी सीट पर कोई और बैठा था और वो मुझे देख रहा था जैसे मैं कोई अनजान यात्री हूँ। दोस्तों, मैंने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ अब गायब हो गई थी। मैंने पावर बैंक को कसकर पकड़ा और डिब्बे में चलने लगा और मैं उसे बेचने की आवाज़ लगाने लगा। लेकिन मेरे अंदर का राहुल अब चीख रहा था कि क्या अब मैं जितेश बन चुका हूँ या ये सब एक पुराना सपना था। मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की थी, ये ट्रेन अब मेरी जेल थी और ये पावर बैंक मेरी सज़ा। और मैं आज भी इस ट्रेन में रोज़ाना वो पावर बैंक लेकर घूमता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।